जिंदगी में कभी कभी सबसे बड़ा धोखा अनजानों से नहीं बल्कि अपनों से ही मिलता है। एक ऐसा धोखा जो कि बस एक इंसान को नहीं पूरे परिवार को तोड़ देता है। आज हम एक ऐसी ही कहानी की बात करने वाले हैं, बेंगलुरु में रहने वाले 19 साल के शरत राजू और उसके परिवार की, जिसके सपने उसकी नई बाइक के इंजन की तरह रफ्तार पकड़ रहे थे, लेकिन कब स्पीड ब्रेकर आ गया उसे पता ही नहीं चला। शरत के साथ जो हुआ उसने उसके पूरे परिवार को हिला डाला और मैं भी ये सोचने पर मजबूर हो गया कि अपनों के साथ ही ऐसा कोई कैसे कर सकता है। कैसे हैं आप सब? मैं हूं कौशल और इस केस को शुरू करने से पहले आई जस्ट वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ अस ऑन कंप्लीटिंग 100 सब्सक्राइबर्स। ये हमारी बहुत लंबी जर्नी में एक छोटा सा माइलस्टोन है एंड आई जेन्युइनली विश कि इस 100 के आगे मल्टीपल जीरोज बहुत जल्द लगें, जिससे हमारी वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और विक्टिम्स और उनकी फैमिली को अगर थोड़ी सी भी मदद मिल सके तो वो ज़रूर मिले। शरत राजू बेंगलुरु के आरटी नगर का रहने वाला था। एक सिंपल, ऑनेस्ट और कल्चर्ड फैमिली जिसमें उसके पिता निरंजन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ऑफिसर और माँ श्यामला एक होम मेकर थी और उसकी छोटी बहन स्कूल में पढ़ती थी। शरत उनका एक लौता बेटा था जो हर वक्त मुस्कुराता रहता था और अपने फ्रेंड्स के बीच बहुत पॉपुलर था। वो बेंगलुरु से ही कंप्यूटर इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कर रहा था। शरत को हर लड़के की तरह बाइक्स का बहुत शौक था। उसका सपना था कि वो अपनी खुद की एक बहुत अच्छी बाइक लेगा और बाइकर्स क्लब ज्वाइन करके उनके साथ लंबे लंबे टूर्स पे जाएगा। एंड आई कैन ऑनेस्टली टेल कि एक सुपर बाइक लेने का और उसे चलाने का हर बच्चे का सपना होता है, स्पेशली टीनेजर्स में, जब वो खुद की बाइक तो अफोर्ड नहीं कर पाते लेकिन दूसरों की बाइक देख के उस बाइक को लेने का सपना ज़रूर देखते हैं। जब वो 18 साल का हो गया तो उसके पिता निरंजन ने उसे एक रॉयल एनफील्ड गिफ्ट की और ये बाइक देख के उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। रेड और ब्लैक कलर की ये मस्कुलर बाइक उसके लिए कोई व्हीकल नहीं, एक इमोशन था। उस दिन जब उसने पहली बार अपनी बाइक को स्टार्ट किया तो पूरा मोहल्ला उसकी चेहरे की मुस्कान देख रहा था, लेकिन किसने सोचा था कि ये बाइक ही उसकी मौत का पहला कदम बनेगी। 12 सितंबर 2017 ट्यूसडे का दिन था और शाम को करीब 6 बजे शरत ने अपनी मम्मी को बहुत ही कैजुअली कहा कि मम्मी मैं बाहर जा रहा हूँ, दोस्तों को बाइक दिखानी है। और ये एक बहुत ही नॉर्मल लाइन थी जो कोई भी पेरेंट अपने बच्चे से एक्सपेक्ट करेगा, स्पेशली जब उसने एक नई बाइक ली हो। तो शरत की माँ ने भी ज़्यादा ना सोचते हुए उसे हाँ कह दिया और शरत अपनी बाइक पर निकल पड़ा। रात को 8 बजे भी जब शरत घर नहीं पहुंचा तो शरत की माँ ने उसे फ़ोन करके पूछा कि आखिर तुम रह कहाँ गए। लेकिन शरत की मम्मी के मल्टीपल टाइम्स कॉल करने के बाद भी जब शरत फ़ोन नहीं उठाता है तो थोड़ी ही देर में उसकी मम्मी के फ़ोन पे मैसेज आता है कि मैं 10:30 बजे तक घर पहुंच जाऊंगा। ये मैसेज पढ़ के उसकी मम्मी को थोड़ी देर तो शांति मिलती है, लेकिन बहुत ही जल्द उन्हें कुछ अजीब सा रियलाइज़ होता है। उस मैसेज में शरत ने लिखा था कि मैं 10:30 बजे तक आ जाऊँगा, लेकिन यूजुअली वो मैं शब्द यूज़ नहीं करता था, वो कहता था कि हम 10:30 बजे तक आ जाएंगे, जो कि यूजुअली बहुत सारे इंडियन डायलेक्ट्स में यूज़ होता है। लेकिन शरत की मम्मी को फिर भी लगा कि शायद शरत ने जल्दबाजी में ये मैसेज कर दिया और वो जल्दी घर आ जाएगा। थोड़ा टाइम और बीतता है, लेकिन जब 10:30 बजे तक भी शरत घर नहीं आता तो दोनों पेरेंट्स शरत के फ़ोन पे कॉल करने लगते हैं। लेकिन मल्टीपल टाइम्स कॉल करने के बाद भी शरत का फ़ोन स्विच ऑफ ही आ रहा था। उन्होंने शरत के कुछ दोस्तों को भी कॉल किया जिन्हें वो जानते थे, लेकिन हर तरफ से यही जवाब था कि नहीं आंटी, नहीं अंकल, शरत हमसे मिलने तो नहीं आया। लेकिन तभी शरत के घर वालों के पास एक व्हाट्सएप मैसेज आता है और उस मैसेज में एक वीडियो था जिसे देखकर दोनों ही पेरेंट्स के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। ಇವರು ತುಂಬಾ ಟೆರರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೂ ನನಗೂ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ. ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ, ಅದೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗೇ ಇದೆ. प्लीज फैमिली जोते नन्नू। उस वीडियो में था शरत, आंखों में आंसू और चेहरे पर डर, और वीडियो में वो ये कह रहा था कि पापा इन्होंने मुझे किडनैप कर लिया है, आप इन्हें तुरंत 50 लाख रुपए दे दो वरना ये मुझे मार डालेंगे। ये देखकर शरत के दोनों ही पेरेंट्स बहुत शॉक थे और उन्होंने तुरंत ही पुलिस को इन्फॉर्म किया। लेकिन इसके तुरंत बाद ही उन्हें एक और व्हाट्सएप मैसेज आता है जिसमें एक और वीडियो थी शरत की। उसमें वो ये कह रहा था कि पापा अगर आप पुलिस के पास गए तो ये मुझे छोड़ेंगे नहीं, आप तुरंत ही 50 लाख रुपए दे दो और मामला यहीं क्लोज कर दो। और उसके 1 मिनट बाद ही एक और वीडियो आता है जिसमें शरत बोल रहा है कि पापा आप लेट मत करना वरना ये लोग मुझे सच में मार डालेंगे। शरत से ये वीडियोस जो भी बनवा रहा था वो ये चाहता था कि शरत के पेरेंट्स इस केस में अर्जेंसी महसूस करें और तुरंत ही उन्हें 50 लाख रुपए दे दें बिना पुलिस को इन्फॉर्म किए। लेकिन शरत के पेरेंट्स ने एक बहुत ही सही कदम उठाया और पुलिस को तुरंत इन्फॉर्म किया। केस तुरंत ही बेंगलुरु सिटी क्राइम ब्रांच के पास जाता है और वो इस केस को टॉप प्रायोरिटी पर भी लेते हैं।
हैं। क्राइम ब्रांच टीम ने शरद के फोन के टावर लोकेशंस चेक किए। लास्ट पिंग आया रामोहली लेक जलहली के पास, और इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे पुलिस ने सबसे पहले शरद के क्लोज फ्रेंड से पूछताछ, और इसी में एक नाम बार बार आ रहा था, विशाल, क्योंकि शरद उसके बहुत क्लोज था और वो दोनों साथ में बहुत टाइम बिताते थे। लेकिन जब भी पुलिस विशाल से क्वेश्चनिंग करने लगती थी, विशाल उनके सामने रोने लगता था। वो कहता था कि सर मुझे बिल्कुल नहीं पता शरद कहाँ गया, वो मुझसे मिलने भी नहीं आया, मैंने तो उनकी फैमिली के साथ जाके पोस्टर्स भी लगवाए, लोगों से पूछताछ भी की, लेकिन हमें कुछ नहीं पता चला। वो हर दिन पुलिस स्टेशन आता था, शरद के घर भी जाता था और शरद की मम्मी को कंसोल करता था कि आंटी टेंशन मत लो, शरद जल्दी वापस आ जाएगा। लेकिन क्योंकि पुलिस रोज ही ऐसे केसेस हैंडल करती है, उनकी ट्रेंड आंखों को कुछ तो अजीब लगा। विशाल हर दिन इंक्वायरी पे तो आता था, लेकिन उसके इमोशंस में एक कंट्रोल्ड परफॉर्मेंस थी, ना आंखों में डर, ना ही कोई गिल्ट, बस एक रिहर्स्ड सिंपैथी, जैसे वो घर से प्रैक्टिस करके आता हो और वहां आते ही वही सारी लाइन रिहर्स कर देता हो। पुलिस को एक और ऐसी डिटेल पता चली जिससे उनका शक और भी बढ़ गया। शरद ने जो 3 वीडियोस भेजी थी, उसमें से एक वीडियो के लास्ट में, वीडियो खत्म होने से जस्ट पहले शरद पूछता है कि ठीक है क्या, जिससे वीडियो एक्सपर्ट्स को ये पता चलता है कि शरद के सामने जो भी बैठा है, शरद उसे 100% जानता है, और इसलिए बिना डरे, बिना कुछ सोचे समझे वो ये भी पूछता है कि वीडियो ठीक बनी है या नहीं। जब सीसीटीवी फुटेज देखी गई तो शरद की बाइक जलहली क्रॉस के पास दिखाई दी, और उसी समय उसी एरिया में विशाल का मोबाइल टावर भी एक्टिव था। और पुलिस को ये कोइंसिडेंस बिल्कुल नहीं लग रहा था, क्योंकि शरद एक्चुअली में अपने दोस्तों को बाइक दिखाने ही निकला था। जब ये शक और गहराने लगा तो पुलिस ने चुपचाप बिना किसी को बताए विशाल के फोन को ट्रेस करना स्टार्ट कर दिया। उसका फोन भी टैप कर लिया गया और उसके मूवमेंट्स भी ट्रैक होने लगे, और वो बार बार रामोहली और अजनकट्टे लेक्स के पास जा रहा था, और एक बार तो रात में भी उसका फोन का सिग्नल वहीं से आया। और करीब 10 दिन की इंटेरोगेशन के बाद पुलिस ने ये सोचा कि विशाल से किसी दूसरी तरह से सच निकलवाया जाए, और पुलिस ने ये फैसला लिया कि विशाल को इंटेरोगेशन रूम में ले जाएंगे और उसे डरा धमका के सच निकलवाएंगे। जब विशाल इंटेरोगेशन रूम में पहुंचा तो वो बहुत ही कॉन्फिडेंट लग रहा था, लेकिन जब पुलिस ने उसके सामने सीसीटीवी फुटेज, कॉल लॉग्स और टावर रिकॉर्ड्स रखे तो उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया। एक सीनियर ऑफिसर ने बस इतना सा कहा कि विशाल चुपचाप बता दे कि लेक में क्या छुपाया है। तो घंटों चली इस इंटेरोगेशन के बाद विशाल फाइनली टूट गया। उसकी आंखों से आंसू निकल आए और उसने फाइनली कन्फेस किया कि हाँ सर, शरद को हमने ही किडनैप किया है। विशाल के पास अब पुलिस को सच बताने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। तब उसने पुलिस को बताया कि उसने और उसके 3 दोस्त विनय, कार्तिक और अनिल ने मिलके ये प्लान बनाया था, और उनका मोटिव बहुत ही सिंपल सा था, पैसा। उन्हें ये बात पता थी कि शरद के पिता इनकम टैक्स ऑफिसर हैं, तो उनके पास पैसा ज़रूर होगा, और इसलिए विशाल ने फ़ोन करके शरद को शाम को बुलाया कि चल तेरी बाइक पे राइड लेके आते हैं। शरद भी बिना सोचे समझे निकल गया, क्योंकि उसे विशाल पे पूरा भरोसा था। लेकिन रास्ते में ही उसका फ़ोन ले लिया जाता है और उसे एक आइसोलेटेड जगह पे ले जाते हैं, जहां उससे ये वीडियोस बनवाई जाती हैं। और पहली वीडियो को भेजने के बाद ही विशाल और उसके साथियों को लगता है कि अब तो पैसा मिल ही जाएगा। लेकिन यहीं केस में एक छोटा सा ट्विस्ट आता है। वो वीडियो भेजने के तुरंत बाद ही विशाल शरद की छोटी बहन को कॉल करता है, क्योंकि वो स्कूल में क्लासमेट्स हुआ करते थे और अभी भी अच्छे दोस्त थे। शरद की बहन को कॉल करने के बाद विशाल बहुत ही कैजुअली उससे बात करने लगता है और उसके हालचाल के बारे में पूछता है। लेकिन शरद की बहन उसे बताती है कि भैया का किडनैप हो गया है और वो लोग हमसे पैसे मांग रहे हैं। तो विशाल शरद की बहन से डिटेल्स निकलवाने लगता है कि आगे उसके मम्मी पापा का क्या प्लान है, जिसपे शरद की बहन उसे बताती है कि उन्होंने तो पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है। ये सुनते ही विशाल डर जाता है, और इसलिए उसने शरद से दूसरी वीडियो बनवाई जिसमें वो बोल रहा था कि पुलिस के पास मत जाना, वरना ये लोग मुझे मार डालेंगे। लेकिन जब 3 वीडियोस भेजने के बाद भी विशाल का प्लान सक्सेसफुल नहीं होता, तो वो और उसके साथी मिलकर ये प्लान बनाते हैं कि अगर शरद को हमने छोड़ दिया बिना पैसे दिए भी, तो भी अपने घर पे जाके हमारी सच्चाई सबके सामने बता देगा और पुलिस हमें अरेस्ट कर लेगी। तो फाइनली वो चारों ये कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि शरद को घर नहीं जाने दिया जा सकता और उसको यहीं मारना पड़ेगा। और पैनिक में आके विशाल और उसके तीनों साथी मिलकर उसका गला दबा देते हैं। उसकी बॉडी को वो अपनी ही गाड़ी की डिग्गी में डाल के पूरे शहर में घूमते रहते हैं और उसकी बॉडी को डंप करने के लिए एक अच्छी जगह ढूंढते रहते हैं। फाइनली जब वो रामोहली लेक के पास पहुंचते हैं तो उन्हें लगता है कि उसे पत्थर बांध के इसी लेक में फेंक दिया जाना चाहिए। और फिर रोज शाम वो चारों इसी लेक के आसपास चक्कर लगाते रहते हैं, बस ये देखने के लिए कि कहीं शरद की बॉडी ऊपर तो नहीं आ गई। 2-3 दिन तो कुछ नहीं होता, लेकिन चौथे ही दिन जब विशाल और उसके दोस्त वहाँ का चक्कर लगा रहे थे, तभी वो देखते हैं कि शरद की बॉडी उसी लेक में फ्लोट कर रही है। वो जल्दी से उसकी बॉडी को किनारे लाते हैं और एक नमक की बोरी के साथ और एक और बड़े पत्थर के साथ उसको बांधकर वापस से लेक में फेंक देते हैं। लेकिन लेक के आसपास चक्कर लगाना उनके लिए एक मजबूरी बन गया था,
क्योंकि वो बॉडी तब तक ऊपर नहीं आने देना चाहते थे जब तक वो बिल्कुल ही ख़राब ना हो जाए। 1-2 दिन फिर से ऐसे ही निकलता है, लेकिन 7वें दिन शरद की बॉडी वापस से ऊपर आ जाती है। 7 दिन किसी की बॉडी अगर पानी में रहेगी तो उसकी बॉडी बिल्कुल गल जाएगी और मसल्स बोन से अलग होने लगेंगी। लेकिन ऐसी हालत में भी उन्होंने शरद की बॉडी को अपनी गाड़ी की डिग्गी में डाला और एक दूसरी लेक में ले गए जहाँ पानी थोड़ा गहरा था। ये सब काम वो रात में करते हैं और वहीं एक और बड़े पत्थर से उसकी बॉडी को बांधकर उस लेक में फेंक देते हैं। रोज़ ये सब करने के बावजूद विशाल रोज़ पुलिस स्टेशन जाता था और शरद के घर जाता था और उसके मम्मी पापा को कंसोल करता था कि कुछ नहीं होगा, शरद जल्दी वापस आ जाएगा, आप बस उन्हें पैसे दे दो। ये सब सुनने के बाद पुलिस वाले जब फाइनली उससे ये पूछते हैं कि आखिर शरद की बॉडी है कहाँ पर, तो वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोकर ये बताता है कि उसकी बॉडी उस लेक में है। पुलिस और डाइवर्स की टीम तुरंत वहाँ पहुँचती है और थोड़ी ही देर सर्च करने के बाद उन्हें एक बॉडी मिलती है जो कि आइडेंटिफाई होती है एज शरद राजू। उसके हाथ और पैर रस्सी से बंधे हुए थे और पैरों पे रस्सी से एक बहुत बड़ा पत्थर बांध रखा था। जब वो फाइनली अपना पूरा जुर्म कबूल लेता है तो पुलिस उसे और उसके तीनों दोस्तों को ऑफिशियली अरेस्ट कर लेती है। इस केस में मर्डर अंडर IPC 302, किडनैपिंग फॉर रैंसम 364A और डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस 201 के चार्जेस लगे। बट यहाँ एक बात सोचने वाली है, एक दोस्त जिसे आप घर बुलाते हो, उसे फैमिली मानते हो, वो आपके घर वालों के साथ बैठ के चाय पीता है, आपके साथ जगह जगह घूमने जाता है और एंड में पता चलता है कि वही आपका सबसे बड़ा दुश्मन था। शरद का मर्डर बस एक क्रिमिनल एक्ट नहीं, ये एक साइकोलॉजिकल बिट्रेयल भी था। एक इनोसेंट लड़के ने अपने एक अच्छे दोस्त पर भरोसा किया, लेकिन उसी भरोसे ने उसकी जान ले ली। देखो, इस केस ने ना एक बात तो बिल्कुल साफ कर दी कि दोस्त बनाओ, अच्छे रिलेशनशिप्स भी रखो, लेकिन जब भरोसे की बात आती है, ट्रस्ट की बात आती है, तो किसी पे भी आंख बंद करके बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि आजकल पैसा और ग्रीड के चक्कर में हम अपनी दोस्ती खोते जा रहे हैं। अपने आसपास के लोगों को, इवन अपने फ्रेंड्स को अच्छे से समझो, उन्हें परखो और तभी उन पे भरोसा करो। क्योंकि जिस दोस्त के पीछे आप ब्रो करके भागते रहते हो ना, शायद कल वही आपको बिट्रे भी कर दे। हर केस ना हमें कुछ ना कुछ सिखा के ज़रूर जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर दोस्त या हर दोस्ती बिल्कुल ऐसी ही निकले। मेरे मोस्टली जो भी दोस्त हैं वो एटलीस्ट 15-20 साल से मेरे दोस्त हैं और मुझे ये बात ज़रूर पता है कि वो लाइफ लॉन्ग मेरे दोस्त रहने वाले हैं, क्योंकि हमने अप्स एंड डाउन्स सभी चीज़ें अपनी लाइफ में एक साथ मिल के देखी हैं। तो फाइनली बस टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली, टेक केयर ऑफ़ योर लव्ड वंस। मैं हूँ कौशल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।